हेलो एवरीवन। हम लोग इस रैपिड रिवीजन के तहत स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपने स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का वीडियो देख लिया है। इसके बाद का नेक्स्ट सेक्शन अपना जो है वो है कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन से सबसे पहले कोनिक सेक्शन में जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। कोनिक सेक्शन में जो सिलेबस अभी हमारे जेई 2024 में जो है दैट इज सेक्शंस ऑफ कोनिक्स, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। दैट्स इट, सिर्फ यहीं तक है। ये मेरा ओल्ड 2023 का सिलेबस है, ये न्यू है। न्यू सिलेबस में देखेंगे तो सेक्शंस ऑफ कोनिक्स, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिर्फ यहीं तक का अपना सिलेबस रिमेनिंग है। तो अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो एक मेजर पोर्शन जो था टेंजेंट एंड नॉर्मल दैट हैज बीन डिलीटेड। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर डिलीट हो गया है तो इस चैप्टर में वैसे कुछ खास बचता नहीं है, पर हम फिर भी टेंजेंट एंड नॉर्मल को थोड़ा सा ओवरव्यू से पढ़ना चाहेंगे। आगे चलते हैं। सर्कल में आपको पढ़ा चुका हूं। सर्कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए, सिलेबस ऑफ जेई ऑफ कोनिक सेक्शंस जो मैं आपको बता चुका हूं कि इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बस यहीं तक की बातें हैं जो सिलेबस के अंदर आती हैं। सबसे पहले पैराबोला पढ़ेंगे। पैराबोला का देखें बेटा, सबसे जो हमने एनालिसिस करा, हमने जिस तरह से एनालिसिस करा स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, सेम उसी तरह का एनालिसिस मैंने आपके लिए पैराबोला का भी किया हुआ है। तो पैराबोला का जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहली बात तो डिलीटेड है। यूजुअली अपन को 1 से 2 क्वेश्चन इसको देखने मिल जाते हैं, और मेंस में और एडवांस में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जो डिफिकल्ट पार्ट था, अगेन वो डिलीटेड है, बार बार एक ही बात बोलना पड़ रहा है कि जो डिफिकल्ट पार्ट था या जहां से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था वो तो डिलीटेड ही है, पर फिर भी देखो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक बात और है कि अब जो क्वेश्चन बनेगा वो हो सकता है पैराबोला का एप्लीकेशन विद सर्कल बनेगा, ताकि थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। पैराबोला का एप्लीकेशन हो सकता है होमोजेनाइजेशन के साथ में कर दें, कहीं स्ट्रेट लाइन के साथ में कर लें, तो उस तरह के क्वेश्चंस आने की उम्मीदें हैं। पैराबोला की बेसिक बात करें तो पैराबोला का डायग्राम सबने देख रखा है, कुछ इस तरह से पैराबोला है। इस पैराबोला में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, पैराबोला की डेफिनेशन क्या बोलती है? लोकस ऑफ अ कर्व, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट। मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस, मान के चल लेते हैं P वो पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस का रेशियो किस पॉइंट से बेटा? उस पॉइंट P का एक, जैसे एक मैंने डायग्राम बना के देखते हैं। एक पॉइंट लिया P और ये एक लाइन ली, ये एक पॉइंट लिया दूसरा, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को मैंने बोल दिया फोकस। तो इस पॉइंट P का लोकस कुछ इस तरह से कि P से लेके S तक की डिस्टेंस, और P से लेके मान लेते हैं इस पॉइंट को M मान लेते हैं। PS और PM की जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। उस कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक, तो वो एसेंट्रिसिटी जो है पैराबोला की, मतलब ये जो कांस्टेंट रेशियो है वो हमेशा रहता है कितना? 1। तो देखें, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये PS अपॉन PM को अपन क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, फोकस से पास हो रही है, देखो ये, और परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्ट्रिक्स के। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? ये वो लाइन हो गई, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ E हमें 3 तरह के कर्व देखने मिलते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। जैसे जिस दिन E की वैल्यू लेस देन 1 होगी, E की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी, और E की वैल्यू मोर देन 1 होगी। E की वैल्यू लेस देन 1 होने पे अपन उस कर्व को क्या बोल देंगे? इलिप्स। E की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होने पे अपन बोलते हैं क्या? पैराबोला। और E की वैल्यू मोर देन 1 होने पे क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। अब अगली बात करते हैं, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या क्या होती हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, ये एक डायग्राम पहले सबसे पहले समझ लें। एक पैराबोला का मैंने जनरल डायग्राम बनाया आपके लिए। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट जहां से पैराबोला मेरा टर्न लेता है कर्व, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स।
ये एक मूविंग पॉइंट है और इस मूविंग पॉइंट की ये एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PS और इस मूविंग पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस PM, ये मेरी वो फिक्स्ड लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो PS और PM, P की इससे डिस्टेंस, PM से फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और P की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब PS और PM का रेशियो पैराबोला के लिए, उसको जो एसेंट्रिसिटी बोलेंगे वो 1 हो जाता है। और देखें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, एक लाइन जो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है एक्सिस के, और पैराबोला को दोनों एंड्स पे क्या है, टच भी कर रही है। अच्छा, जिस दिन ये डबल ऑर्डिनेट और क्लोज होते 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 फोकस से पास हो जाएगी, मतलब डबल ऑर्डिनेट की खास बात होती है कि ये परपेंडिकुलर होती है, तो जिस दिन ये परपेंडिकुलर ऐसे होते होते अगर ये फोकस से पास हो जाएगी तो इसी को क्या बोल देंगे, लेटस रेक्टम बोल देंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी होती है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाती है 4a। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं बेटा, a,0। एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई इसमें, क्योंकि ये जो एक्सिस है तो बेसिकली एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y = 0। बात समझ गए, दिस इज y = 0। डबल ऑर्डिनेट पैराबोला के बाकी और भी सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं मैंने आपको शायद समझा दिए सब, ठीक। अच्छा, फोकल कॉर्ड देख लो, फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड बेसिकली एक ऐसी कॉर्ड है जो फोकस से पास हो रही है ना, वो परपेंडिकुलर है नहीं है सो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो फोकस से पास हो रही है, इतना हमें समझना है। अब स्टैंडर्ड पैराबोलाज एंड देयर इक्वेशन देखें, हमारे पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay। ये अपने पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, जिसमें से जो हमने ऊपर देखा, ये वाला जो पैराबोला हमने देखा, दिस इज y² = 4ax टाइप, समझ जाएंगे। y² = 4x टाइप मतलब कैसा, समझे, जब मैं इसकी बात करूंगा ना तो ये कुछ ये शेप बनेगा, इसकी एक्सिस, ये x एक्सिस इसकी एक्सिस है और ओरिजिन इसका वर्टेक्स है, तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वही आएगी। तो अगर इसका फोकस हम देखेंगे जो a,0 है, अगर फोकस a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स जो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं, ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस a है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस भी a ही होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी हो गई, x = -a, या मैं बोलूं x + a = 0। समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गया, मेन तो यही बात इंपॉर्टेंट है। और हमें समझना पड़ेगा कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स 4a जो a,0 है ना, ये तब है जब अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फिर से मैं बता देता हूं आपको कितना होता है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम क्या होगी, पहले लेटस रेक्टम दिखा देता हूं आपको डायग्राम में। लेटस रेक्टम होगी ये, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी बेसिकली 4a। अच्छा, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स अगर हमसे एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बोल दिए जाए, तो ये पॉइंट है a,2a और ये पॉइंट है a,-2a। कैसे निकाले, बहुत आसान सी बात थी, है ना, मुझे x कोऑर्डिनेट तो पता ही है कि a होगा, तो y² = 4ax में x का कोऑर्डिनेट भी a रख दिया, तो y² = 4a² आ गया, तो यहां से y की दो वैल्यूज आ गई +-2a। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ मेरे क्या हो गए, लेटस रेक्टम। इसी तरह से अपने जो 3 और पैराबोलाज हैं, इनके बारे में सारी की सारी डिटेल्स हमें पता होना चाहिए, किसका फोकस कितना होता है, किसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो ये सब हमें बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। किसी एक का और बना के देखते हैं, चलो इसका बना के देखते हैं, x² = 4ay का, x² = 4ay कुछ ऐसा दिखेगा, ये होगा x² = 4ay। फोकस कहां लाई करेगा बेटा, फोकस इस बार y एक्सिस पर लाई करेगा, तो 0,a टाइप का फोकस होगा इसका। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होगी बेटा इस बार, डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहां होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = -a हो जाएगी, वर्टेक्स तो अभी भी ओरिजिन ही रहेगा, 0,0 रहेगा वर्टेक्स, ठीक। लेटस रेक्टम, अब जो लेटस रेक्टम आपको देखने मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। लेटस रेक्टम की लेंथ तो अभी भी 4a होगी, पर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटा, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब कुछ नए आ जाएंगे। क्या नए आ जाएंगे, ये बन जाएगा, देखो इस तरफ अगर देखेंगे तो 2a, a और इधर -2a, a, दिस विल बिकम 2a, a
और दिस विल बिकम -2a, a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस से आ जाएगी, ऑरिजिन अभी भी मेरा वर्टेक्स रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें याद रखनी है 4a होती है। इफ द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज 2, -1। अच्छा एक बात और समझते हैं इसमें, अगर किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स को मैं चेंज कर दूं, मैं बोल रहा हूं कि y² इक्वल टू 4ax में तो जो वर्टेक्स है वो 0, 0 है, पर अगर मेरा वर्टेक्स इज अ पॉइंट P विच इज अल्फा, बीटा, तो मेरी इक्वेशन में चेंज क्या आएगा पहले वो समझ लो। जैसे मेरा वर्टेक्स अल्फा, बीटा हुआ, अब y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा, दिस इज माई न्यू इक्वेशन। और जैसी मेरी इक्वेशन बदली, मेरे सारे पैरामीटर्स बदल गए। अब मेरी डायरेक्ट्रिक्स कुछ और होगी, अब मेरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स कुछ और निकल के आएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या निकल के आ रहे थे, क्योंकि पहले फोकस एक्स एक्सिस थी तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना था, 0 था। अब जरूरी नहीं है कि वो 0 ही होगा। क्वेश्चन देखिए, इफ द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज 2, -1, वर्टेक्स अपन को मिल गया कितना, 2, -1। वर्टेक्स है 2, -1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है बेटा, 4x - 3y इक्वल टू 21। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। समझिए क्या होगा। अब जो वर्टेक्स है ना वो है 2, -1 है, तो ऐसा मान लेते हैं ये पॉइंट है वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बेटा, 2, -1, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता है, डायरेक्ट्रिक्स मैंने ये मान ली, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है, 4x - 3y - 21 इक्वल्स टू 0। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है हमें ठीक है, उन्होंने बोला है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दी, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। एक बात समझिए, मैंने आपको अभी बताया ऊपर थ्योरी में कि जितनी डिस्टेंस इन दोनों की होती है उतनी ही डिस्टेंस वर्टेक्स से ये होगी। अच्छा और समझिए, इसका फोकस कहां होगा बेटा, इसकी एक्सेस जो होगी वो कुछ यहां लाई करेगी। देखो जरा, इसका फोकस कुछ यहां होगा, जो भी होगा अल्फा, बीटा मान लेते हैं। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। समझ गए। तो ये डिस्टेंस अपन इजीली निकाल देंगे। कैसे, 2, -1 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर आ जाएगी तो ये डिस्टेंस कितनी होती थी याद करो। जब पैराबोला मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला ऐसा होता था, जब वर्टेक्स मेरा ओरिजिन था तो ये था a, 0, तो ये था -a, मतलब ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 2a होती है। तो जब मेरा यहां से ये जो लेंथ आएगी इस पॉइंट से, किससे, वर्टेक्स से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी उसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा, 2a के। जैसे 2a आ जाएगा उसका डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। बात समझ गए। बस मैंने क्या निकाला, इस पॉइंट से मतलब इस वर्टेक्स से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, वहां से a आ गया, उसका 4 टाइम्स कर दिया, 2a आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा था 4a। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, पैरामेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अगर मेरा पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax टाइप का है, y² इक्वल्स टू 4ax, तो उसमें पैरामेट्रिक कोई भी एक पॉइंट है P, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कुछ भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो मैं हमेशा अज्यूम करके चलूंगा at², 2at। अगर इस पर एक और पॉइंट अज्यूम करना होता, मान के चल लीजिए इस पर 2 पॉइंट अज्यूम करने होते, तो ये t1 कर देता और इसको a q के कोऑर्डिनेट्स को लिख देता at² 2at2। ये किस पैराबोला के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं y² इक्वल्स टू 4ax के लिए। सेम बात अगर x² इक्वल टू 4ay के लिए होगी तो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2at और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, at²। फोकल कॉर्ड क्या होती है पढ़ा चुका हूं। फोकल कॉर्ड क्या है, एक ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो या ना हो, जरूरी नहीं है ना। परपेंडिकुलर है तो वही फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम बन गई, परपेंडिकुलर है तो डबल ऑर्डिनेट भी तो एक तरीके की कॉर्ड है। पर डबल ऑर्डिनेट कब क्या, डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड में डिफरेंस समझिए। डबल ऑर्डिनेट है
सिर्फ एक परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो डबल ऑर्डिनेट है। पर अगर ये परपेंडिकुलर फोकस से पास हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर फोकस से पास हो गया तो पहली बात तो ये बन गया लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम को ही हम फोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये फोकस से भी पास हो रही है। ये अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि पूरे चैप्टर में आएगी, क्योंकि जब टेंजेंट और नॉर्मल वाला पार्ट हट गया तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का। इसमें मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए p और q। p और q के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको अभी अभी अज्यूम करना सिखाया कि जब दो पॉइंट मानने हो तो a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो p से q को जिस दिन मैं ज्वाइन कर दूंगा और अगर फोकस से पास करा दूंगा, अच्छा p से q को ज्वाइन किया तो सिर्फ बनी कॉर्ड, p से q को ज्वाइन करते हुए फोकस से पास कराया तो बनी फोकल कॉर्ड। आप समझो ये कॉर्ड को, मतलब P से Q को ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड बनी उसको फोकल कॉर्ड होने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब अगर PQ को फोकल कॉर्ड बनाना है तो हमेशा T1 T2 शुड बी इक्वल्स टू -1। T1 T2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। अच्छा, और अगर इसी फोकल कॉर्ड की हमें क्या निकालनी पड़ जाए, लेंथ निकालनी पड़ जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इस वाले रिजल्ट का हमें यूज करना है। तो हमारी जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है? a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। बेटा ये t और 1/t कैसे आ गए? वहां तो t1 t2 है। तो देखो समझो, एक जब t1 है तो पता है इस t2 को कैसे लिख दोगे? इस t2 को लिख दोगे a। हमने देख लिया कि t1 t2 में रिलेशन कितना है? -1। तो t2 कितना हो जाएगा? यहां से t2 की वैल्यू निकाल दे, कितना हो जाएगा? -1/t1। तो q के कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए? ये पहला वाला a t2 का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली 1/t1 का स्क्वायर, कॉमा 2a t2 की जगह क्या? -1/t1। तो q के नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? q के कोऑर्डिनेट्स बन गए, देखो वही t2 को क्या रिप्लेस कर दिया? -1/t1। तो q के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये भी t1 के टर्म्स में है, ये भी t1 के टर्म्स में है, तो दोनों को t1 ना अलग अलग ना बोलते हुए सिर्फ क्या बोल दिया मैंने? t बोल दिया है। हमें याद क्या रखना है? अगर pq को फोकल कॉर्ड बनाना है, where p and q are just 2 points on my parabola, any parametric points, तो अगर मुझे उन्हें फोकल कॉर्ड बनाना है, pq को फोकल कॉर्ड बनाना है, तो t1 t2 शुड बी इक्वल्स टू -1 और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड a टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक फॉर्मूला और है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक फॉर्मूला और है जो है ये भी बहुत काम का है, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा। 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा कब लगाना है, किस फॉर्म में क्वेश्चन काम आएगा, कब ये क्वेश्चन काम आएगा? जब आपकी फोकल कॉर्ड जो एंगल बना रही है ना, वो अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। अगर मैंने बोला कि इसी, अगर मैं डायग्राम में देखूं, यही फोकल कॉर्ड अगर एंगल अल्फा बना रही होती तो मैं इसकी एक फॉर्मूला, लेंथ को एक तरीके से और लिख सकता था, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। सेम बात फिर से लिखी हुई है, t1 t2 शुड बी इक्वल्स टू -1। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड व्हेन मेकिंग एंगल अल्फा वो कितनी हो जाती है बेटा? वो हो जाती है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। अच्छा देखो, पॉइंट नंबर 2 अगेन मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि पॉइंट नंबर 2 अब वो वाला पार्ट है जो डिलीटेड है, पर पढ़ लेते हैं क्या पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है कि टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड हेंस इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। यहां से आपको थोड़ी थोड़ी फील आएगी, डायरेक्टर सर्कल कुछ होता था सर्कल चैप्टर में। एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है, मतलब बात समझिए, जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड होगी तो वो दो जगह टकराएगी, दो जगह टकराएगी, वहां पे मैंने क्या ड्रॉ करे? टेंजेंट्स ड्रॉ करे, और उन्होंने लिखा है टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे मैंने क्या बनाए? टेंजेंट्स बनाए। और वो टेंजेंट्स आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो ऐसे टेंजेंट्स, मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस जहां परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट करते थे वो कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। और पैराबोला में वो डायरेक्टर सर्कल क्या बनता है? बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स। अगली बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। हो गया?
इफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड, मतलब एक एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड किस पैराबोला की, इस पैराबोला की, वो गिवन है। सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन लिख दी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। कंपेयर करिए, यहां पे 4a की वैल्यू 16 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 4। तो फोकस कितना आ गया आपका, अगर कोई आपसे फोकस पूछ लेता तो क्या बोल देते आप, a,0, मतलब अगर मैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो आ जाएगा 4,0। पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला ऐसा ही बनेगा, स्टैंडर्ड पैराबोला दिख रहा है। तो यह आ गया मेरा 4,0 फोकस। अब उन्होंने बोला है कि फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट है 1,4, तो मैं बना लेता हूं कि एक एंड पॉइंट मान के चल लीजिए, ये मेरी फोकल कॉर्ड, इसका एक एंड पॉइंट है 1,4। देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड, मुझे इस फोकल कॉर्ड की क्या निकालनी है बेटा, लेंथ निकालनी है। दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूं कुछ क्यू होगा, दूसरा पॉइंट कुछ क्यू होगा, और पी क्यू क्या बन रही है, मेरी फोकल कॉर्ड बन रही है। ठीक है, मुझे इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का फॉर्मुला मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया, क्या लेंथ निकालने का फॉर्मुला होता है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। बस समझ, मुझे अगर टी मिल जाए, ए तो मिल चुका है, ए तो ऑलरेडी मेरे पास 4 है, अगर मुझे टी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब टी को पता करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या है वो समझे। आपको याद होगा कि हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे मानते थे, मैं पी के कोऑर्डिनेट्स को कैसे मानता था, पी के कोऑर्डिनेट्स को मानता था a t स्क्वायर 2at, और यहां पे पी के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर है, 1,4 के। तो एक काम करते हैं ना, 100% श्योर है ना कि 2at सर जो होगा वो 4 के बराबर होगा। 2at जो होगा 4, क्योंकि यही तो था 2at, ये था at स्क्वायर, ये था 2at, तो 2at जो होगा 4 के बराबर होगा। और a की वैल्यू में पता है कितनी है, 4, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 8, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। जैसे ये 1/2 हुई तो यार रख दी, a की वैल्यू बाहर कितनी रखूं बेटा, 4, 1/2 प्लस 2 मतलब बेसिकली 5/2, 5/2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 25/4, ये कट गया 4, आंसर कितना आ गया डायरेक्टली 25। ऑप्शन नंबर ए, इसी चीज का सॉल्यूशन दिया गया। अगली बात करते हैं, ये वाला पॉइंट मैंने आपको सर्कल में पढ़ा दिया है। अगर ये पैराबोला है और कोई पॉइंट है एस, या कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए हैं कुछ भी, अल्फा कॉमा बीटा, मुझे पता करना है इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पॉइंट की पोजीशन पता करने के 3 तरीके, मतलब 3 कंक्लूजन्स आते थे। एस पॉजिटिव, पॉइंट लाइज आउटसाइड, एस जीरो, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, एस नेगेटिव, पॉइंट लाइज इनसाइड। S1 या S1, S1 क्या होता था बेसिकली, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराना। अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं कि जो पॉइंट है वो मान लीजिए चलिए x1, y1 है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इस पॉइंट की जो इक्वेशन, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। तो S1 क्या कहलाएगा बेटा, मेरा S1 बन जाएगा मेरा y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, ये है मेरा S1। अब S1 की वैल्यू 0, नेगेटिव या पॉजिटिव होने के साथ हमें पता चल जाएगा कि जो पॉइंट है वो अंदर है, बाहर है, या सर्कमफेरेंस पे है, मतलब पैराबोला के सर्कमफेरेंस पे। अगर S1 पॉजिटिव, पॉइंट बाहर, S1 नेगेटिव, पॉइंट अंदर, और S1 0, पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ पैराबोला। देखिए अगेन, ऑफिशियली दिस पोर्शन हैज बीन डिलीटेड, पर बस हम इक्वेशन पढ़ेंगे। किसी भी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे नॉर्मल की इक्वेशन अगर पूछी जाए, 2-3 तरीके हैं, 2-3 फॉर्मेट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल, अच्छा पहले टेंजेंट पढ़ा देता हूं, टेंजेंट पढ़ा दूंगा तो नॉर्मल थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे अगर हमें टेंजेंट पूछ ले जाए तो 2-3 मेथड पहले, एक कार्टेशियन, दूसरा स्लोप में, तीसरा पैरामेट्रिक में। नॉर्मल कार्टेशियन मेथड क्या होता है, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1। दूसरा स्लोप फॉर्म में अगर टेंजेंट मुझे लिखनी पड़ जाए तो y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, वो आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि बताइए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे एक टेंजेंट है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो क्या कंडीशन होगी इस लाइन के इस पर टेंजेंट होने की? तो आप बोल दोगे सर कंडीशन होगी c इक्वल्स टू a/m।
ये सी जिस दिन a बाई एम के इक्वल हो जाएगा उस दिन ये लाइन इस पैराबोला पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट। वही मैंने यहां लिखा हुआ है कि लाइन क्या बन गई है, टेंजेंट। सी की जगह देख लीजिए क्या आ गया, a बाई एम। ऑब्वियस सी बात है, जब m डिनोमिनेटर में आ रहा है तो जीरो हो नहीं सकता। ये क्या आ गया मेरा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये जो टेंजेंट, जैसे मैंने जो पहली वाली टेंजेंट लिखी ये वाली, ये किस पॉइंट पे टेंजेंट आ रही है, x1, y1 पे। ये किस पॉइंट पे टेंजेंट आ रही है, a बाई एम स्क्वायर, 2a बाई एम पे। ये भी याद रखना है और ये भी याद रखनी है। अगला पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब अगर मैं डिलीटेड पोर्शन को ना कंसीडर करूं तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना बिल्कुल कंपलसरी है। आंसर टी वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। आने करने का तरीका याद करिए, वाई वाई वन इक्वल्स टू 2a एक्स प्लस एक्स1, ये हुआ करती थी टेंजेंट की इक्वेशन। बस x1 y1 की जगह क्या पुट कर दीजिए, पैरामेट्रिक पॉइंट्स। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए टी स्क्वायर 280, x1 की जगह पे ए टी स्क्वायर और y1 की जगह पे 280। आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है और दोनों का पॉइंट ऑफ, अच्छा दो टेंजेंट्स किस पॉइंट पे, एक पॉइंट T1 है, एक पॉइंट T2 है। T1 T2 अगर आप समझ नहीं पा रहे तो क्या पॉइंट है कि ये पैराबोला है सर, इसमें एक पॉइंट है P जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होंगे वो a T1 स्क्वायर 2a T1, उसी को मैंने बस रिप्रेजेंट करने के लिए T1 बोल दिया। और एक पॉइंट है Q जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे a T2 स्क्वायर 2a T2। तो अगर T1 और T2 पे हमने क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो वो टेंजेंट्स कहां मिलेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट T1 एंड T2 इज, वो होता है पॉइंट, सीधा में याद रखना है, a T1 T2 a T1 प्लस T2, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू a T1 T2। अच्छा, इसको याद रखने का एक फॉर्मेट और भी था, अगर आपको याद है तो। अगर मैं इनकी कोऑर्डिनेट्स को पूरा लिख दूं तो शायद आप दिमाग लगा पाएंगे। ये अगर मैं लिख दूं a T1 स्क्वायर 2a T1 और ये लिख दूं मैं a T2 स्क्वायर 2a T2, तो बताए देखना जो x कोऑर्डिनेट आया ना ये वाला, ये क्या है, ये अपने आप में इन दोनों x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है। देखो a T1 स्क्वायर और a T2 स्क्वायर, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो जरा, a T1 स्क्वायर इंटू a T2 स्क्वायर। यार ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, दोनों का मल्टीप्लाई और अंडर रूट में क्या आ जाएगा आंसर, a T1 T2। देखो वो यही पॉइंट है। और ऐसे ही जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन है, 2a T1 और 2a T2 का अर्थमेटिक मीन निकालो तो वो आ जाएगा a T1 प्लस T2। अच्छा, इसके बाद हमें चलना है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल पे। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, देखें y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये अपना पैराबोला है। नॉर्मल की इक्वेशन फिर से वही दो तीन तरीके से, कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। स्लोप फॉर्म y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, किस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, y प्लस tx इज इक्वल्स टू पैरामेट्रिक फॉर्म y प्लस टी एक्स इजिकल टू 2at प्लस एटी क्यूब। ये हमारा नॉर्मल के तीन इक्वेशंस हो गए, तीनों फॉर्म हमें याद रखने, कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगली बात करते हैं। अच्छा, जैसे हमने नॉर्मल टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन देखा था, सेम हमारा इंटरसेक्शन किसका, नॉर्मल्स का। वही दो पॉइंट मान लिए बेटा मैंने, कौन कौन से, एक पॉइंट ये है T1 और एक पॉइंट ये है क्या, T2।
T1 पे नॉर्मल आई, T2 पे नॉर्मल आई, T1 पे नॉर्मल, T2 पे नॉर्मल कहां मिलेगी? इस पॉइंट पे मिलेगी। A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 माइनस कॉमा माइनस A T1 T2 T1 प्लस T2। ये रिजल्ट्स अगेन वही वाली बात आ जाती है, अगर डिलीटेड वाला पोर्शन मानूं तो फिर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर जब पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये वाली बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। T1 T2 जो है वो एंड पॉइंट्स हैं किसी फोकल कॉर्ड के, तो T1 T2 बराबर कितना आ जाता है? -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अगर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? T2 की जगह क्या रख दूंगा मैं? -1/T1। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक, देखो जैसे नॉर्मल थी दो पॉइंट्स पे, T1 पे T2 पे नॉर्मल साइन, वो नॉर्मल्स y² = 4x पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी, वो वापस से कर्व को कब मिलेंगी? वापस से वो कर्व को तब मिलेंगी नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट पॉइंट T1 मीट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट T2, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब T1 पे जो नॉर्मल आई, देखो T1 पर टेंजेंट तो कैसी बनेगी बेटा? T1 पर टेंजेंट तो ऐसी बन गई। T1 पर नॉर्मल कैसी बनेगी? T1 पर नॉर्मल ऐसी बनेगी। अब हो सकता है ये नॉर्मल वापस से मेरे कर्व को मीट करेगी, तो अगर ये वापस से मेरे कर्व को मीट करेगी तो उस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या? T2 पर मीट करेगी। तो T2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? T2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ T1 -2/T1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अच्छा, ये अलग है। नॉर्मल टू द पैराबोला, अब दो पॉइंट्स पर नॉर्मल है, किस पे? T1 पे और T2 पे, और फिर से मिल रही है किस पे? T3 पे। तो T3 की वैल्यू, T3 का कंडीशन क्या हो जाएगा? T1 T2 इक्वल्स टू 2, पहली बात। तो दूसरी बात T3 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। यहां तक था अपना पैराबोला। आगे चलते हैं इलिप्स की तरफ। इलिप्स एंड हाइपरबोला देखें। इलिप्स एंड हाइपरबोला मैं आपको बहुत तरीके से कंबाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों कई हद तक थ्योरेटिकली एक जैसे हैं। जो प्लस माइनस के चेंजेस हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। सबसे पहले इसका एनालिसिस देखते हैं। अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ करता था, पर अगेन डिलीटेड पार्ट। तो दिस चैप्टर हैज ऑलवेज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस एज वेल एज इन जेईई एडवांस। हमेशा पूछा गया है इंपॉर्टेंट पोर्शन, द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल विच वाज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पेपर, जो हर बार पूछा जाता था, इज नॉट इन सिलेबस। तो वो अब सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी क्योंकि इतना ज्यादा भरोसा करना अभी एकदम ठीक नहीं है, हो सकता है अप्रैल वाले अटेम्प्ट में हम थोड़ा ज्यादा भरोसा कर पाए। अप टू 2 क्वेश्चंस हम हर बार देखते थे इसके, मेंस में भी और एडवांस में भी। कोई मतलब इसमें इस टॉपिक के बारे में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। इलिप्स मतलब एक ऐसा टॉपिक था जो सबको आता था, सबसे बिल्कुल इजी टॉपिक्स में से एक था, और अभी भी है नो डाउट, बट हाँ पोर्शंस उसका कम हो गया। कोनिक्स के बारे में, इलिप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इलिप्स का डायग्राम देखो। इलिप्स में आपको दो तरह के डायग्राम देखने मिलेंगे, यहां मैंने बना दिया दोनों। देखिए ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। बस डायग्राम को एक बार ध्यान से अपने मन में बिठा लेंगे तो डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, हर फोकस की अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। अगर मैं बोलूं पहला फोकस, ये वाले इलिप्स की बात कर रहा हूं। अच्छा ऐसे सोचो, ये वाला इलिप्स ऐसे हॉरिजेंटली फैला हुआ है ना, ऊपर से पिचका हुआ है, और ये वाला इलिप्स लॉन्गिट्यूडनली फैला हुआ है, साइड से कैसा हुआ है? पिचका हुआ है। ठीक, देखो समझो क्या, ये वाला इलिप्स जब ये हॉरिजेंटली फैला हुआ है तो ए बड़ा है बी से। अब ए और बी क्या है? ए और बी पता करने के लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन देखते हैं। x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। ये दोनों की ही इक्वेशंस है। आप समझो, जिस दिन आपका a बड़ा है तो a बड़ा है मतलब x वाला पार्ट बड़ा है, जो बड़ा है ना उस तरफ के लिए ऐसा चौड़ा होगा। जिस दिन आपका b बड़ा है तो y वाला पार्ट बड़ा है, तो ऐसे खिंच जाएगा। तो जैसे देखें, जिस दिन b बड़ा हुआ डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, लॉन्गिट्यूडनली खिंच गया, और जिस दिन a बड़ा हुआ उस दिन हॉरिजेंटली थोड़ा सा पुल हो गया, मतलब ये वाला पार्ट एक्सटेंड हो गया। दो फोकस
सीधी सीधी बात, सेंटर फोकस एस ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये पॉइंट्स जहां पे इलिप्स एक्स एक्सिस को कट करेगा ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, ये निकालना बहुत आसान है। कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सीधा सीधा वाई को जीरो रखिए, वाई को जीरो रखते ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, एक्स के दो आंसर आ गया प्लस माइनस ए, तो माइनस ए कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो। सिमिलरली जब अपन ने एक्स को जीरो रखा तो जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा माइनस बी, ये सारे पॉइंट्स अब इसमें भी सेम है, जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो, सब सेम है। सेंटर जीरो कॉमा जीरो, सेंटर जीरो कॉमा जीरो, फर्क सिर्फ किस बात का है, यहां पे हॉरिजेंटली चौड़ा है, यहां पे लॉन्गिट्यूडनली थोड़ा ज्यादा लंबा है। तो अच्छा, जिस एक्सिस के अबाउट ये जो एक्सिस है इलिप्स में, दिस इज नोन एज द मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2a इस वाले इलिप्स में, और इस वाले इलिप्स में दिस एक्सिस इज मेजर एक्सिस, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इन दिस इलिप्स इज 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इन दिस इलिप्स इज 2b। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें माइनर एक्सिस हो गई बेटा 2b, और इसमें माइनर एक्सिस कितनी हो गई बेटा 2a। समझ गए? दोनों में ही लेटस रेक्टम की लेंथ याद रखनी है 2b स्क्वायर अपॉन a। अच्छा देखो, इसमें देखो, इसको याद रखने का तरीका देखो, 2 ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा छोटा वाला 2b स्क्वायर अपॉन a, और नीचे जैसे इसमें जो बड़ा वाला था वो नीचे था, तो इसमें जो बड़ा वाला है, इसमें बड़ा वाला कौन है, इसमें बड़ा वाला है b, तो वो नीचे आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर अपॉन b। याद रखने का तरीका, इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका, इसेंट्रिसिटी निकालने के तरीकों को मैं ऐसे याद रखता हूं, E इक्वल टू 1 माइनस ऊपर छोटू, छोटू कौन है माइनर वाला, और नीचे कौन है बड़ा, बड़ा मतलब मेजर वाला, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर। ये चीज आपको ना हाइपरबोला में भी काम आएगी, बस हाइपरबोला में क्या फर्क पड़ जाएगा, या बीच में प्लस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स में लेस देन 1 होती है, ये बात भी याद रखें। अच्छा, अगर आपने ये याद रख लिया तो यहां से एक फॉर्मूला और बन जाता है। देखिए क्या मैं बोल सकता हूं, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से एक और बन सकता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझते हैं? अच्छा, यही वाली बात मैं यहां से भी करता हूं, ई इक्वल्स टू ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, याद रखने का तरीका देखो, इलिप्स में ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को याद रखने का तरीका देखो। इस रिलेशन को याद रखने के लिए जो मैंने तरीका सोचा वो ये है कि इधर तो देखो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इधर पे इसके लिए a बड़ा था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसके लिए b बड़ा है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। ठीक, इधर क्या करना है, इधर a बड़ा था ना भाई, इधर याद करो फोकस के कोऑर्डिनेट्स a e था, तो a e, इधर फोकस के कोऑर्डिनेट्स कौन होंगे b e, याद रह जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको दोनों में पता होना चाहिए। ये है दोनों इलिप्स की पूरी कहानी। इलिप्स कहां एक्स एक्सिस को कट करेंगे, कहां वाई एक्सिस को कट करेंगे, सेंटर क्या होगा, फोकस क्या होंगे, हर फोकस के करस्पॉन्डिंग उसकी खुद की एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। अच्छा, जैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये भी पूछे जाते हैं, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऊपर से दिखा देता हूं, इस डायग्राम में देख लीजिए, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी हो गई बेटा, ये हो गई एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और ऐसे इधर वाले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव ए अपॉन ई। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, ए अपॉन ई और माइनस ए अपॉन ई में डिस्टेंस कितनी हो गई 2a अपॉन ई, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। ये ऐसे ही एक फोकस था ए ई कॉमा जीरो, दिस इज द फोकस, दूसरा फोकस था माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो दोनों फोकस में डिस्टेंस कितना हो गया 2a e। समझ जाएंगे? इसमें देखें, इसमें डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जाएगी y इक्वल टू बी अपॉन ई, एक डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जाएगी माइनस बी अपॉन ई, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस 2b अपॉन ई। एक फोकस ये है, अगला फोकस ये है, दिस इज 0 कॉमा बी ई, दिस इज 0 कॉमा माइनस बी ई, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2b e। समझ जाएंगे? आगे चलते हैं बेटा, टेंजेंट्स की बात करते हैं। डिलीटेड पार्ट, सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है क्या क्या होती हैं,
अब अगर देखा जाए ना तो इलिप्स एंड हाइपरबोला का सिर्फ उतना वाला पार्ट पढ़ के चले जाओ थ्योरी के हिसाब से, इतना एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। अगर उतना भी पढ़ के चले गए, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल भी करके चले गए, तो भी मैं मानता हूं कि आप इलिप्स के क्वेश्चन में ट्राई तो मार ही लोगे। अब अगर टफ आना होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा, पर जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी इलिप्स पढ़ा है ना, तो वो इतना जानता है कि इलिप्स को कैसे डील करना है। टेंजेंट्स की इक्वेशन पढ़ते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है इलिप्स पे, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x1, y1 पे। आपको याद होगा तो टेंजेंट की इक्वेशन जो थी ना, t इक्वल टू 0, ये बात वैसे अपन सर्कल में पढ़ते हैं, t इक्वल टू 0 3 बार आती थी सर्कल में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर वो पॉइंट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर वो पॉइंट सर्कल से बाहर है और वहां से दो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ करते थे और उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ टेंडेंसी को मीट करते थे, याद है। और इक्वेशन ऑफ पोलर अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। ऐसे ही सेम काम इसमें, यही अगर मैं इस इक्वेशन को बोलता हूं, ये इक्वेशन को मैं बोल देता हूं t इक्वल्स टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब मैं -1 को भी उधर ले गया, 1 को उधर ले गया, तो ये मेरी टेंजेंट की भी इक्वेशन है, यही इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, यही इक्वेशन है पोलर की। नॉर्मल की बात करें तो इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाती है, याद आती है। याद करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने आपको लिखना सिखाया है। या तो ये क्या होगा, जिस दिन a बड़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप खुद से बोल दोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां b बड़ा है a से, तो याद करो पैरा एलिप्स कौन सा होगा, ऐसा वाला होगा। ऐसा वाला होगा तो इधर क्या आएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर। और अगर ये है तो एलिप्स कौन सा होगा, ऐसा वाला होगा जिसमें मेजर एक्सिस होगी 2a। तो इसमें फोकस कौन सा होगा, ए ई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नॉर्मल की इक्वेशन कितना, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अगर किसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे देखा, जैसे जब हमने पढ़ा पैराबोला, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमने जो माने वो माने a स्क्वायर कॉमा 280। यहां पे वो पॉइंट क्या मानेंगे बेटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। और अगर a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर निकाली तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिर्फ x1 की जगह क्या पुट कर दो बेटा, a cos थीटा, y1 की जगह क्या पुट कर दो, b sin थीटा। नेक्स्ट इन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ये आ जाती है y इक्वल टू mx माइनस, याद रखो जैसा मैंने वहां पढ़ाया था कि y इक्वल टू mx प्लस c, किसी पैराबोला पे अगर टेंजेंट है तो c बराबर क्या होगा, a बाई m। सेम बात y इक्वल टू mx प्लस c अगर किसी इलिप्स पे टेंजेंट है, अगर किसी इलिप्स पे टेंजेंट है तो c की क्या कंडीशन आएगी, c की कंडीशन आएगी बेटा c शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट ऑन द गिवन इलिप्स। इलिप्स के बाद बात करते हैं बेटा हाइपरबोला की, कोनिक सेक्शन का लास्ट पार्ट हाइपरबोला। इक्वेशन देख लो पहले, इसमें और इलिप्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले वो पहचान लो। बीच में क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। कहां माइनस आया वो भी ध्यान रखना ना, यहां माइनस आया y के पास, ठीक, याद रखने के लिए बता रहा हूं, यहां माइनस आया y के पास। जिसके पास माइनस आ रहा है मेरा हाइपरबोला, उसको कभी टच ही नहीं करेगा, उस एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। जैसे इधर माइनस कहां आया, y के पास, तो y को टच नहीं करेगा। y एक्सिस कहां बेटा, ये रही, इसको टच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। एक बात बताओ, y एक्सिस को टच करने के लिए अगर मैं बोलूं ये पैराबोला है और अगर ये y एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 रखते ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो आप क्या बोल दोगे कि सर पक्की बात है कि माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है भाई। y जो भी होगा अपने आप में, y की वैल्यू जो भी होगी, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, b भी ऑलवेज पॉजिटिव, b स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाली साइड तो हमेशा नेगेटिव हो गई और ये वाली साइड हमेशा कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो मतलब टच करेगा ही नहीं। याद रखने का तरीका क्या, कि दो तरह की इक्वेशन आपको देखने मिलेंगी, एक बार एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो बीच में अगर प्लस है, इलिप्स बन गया,
अगर बीच में प्लस नहीं है, बीच में है माइनस, अब माइनस दो जगह आ सकता है। अगर माइनस यहां आया y के साथ तो y एक्सिस को टच नहीं करेगा ऐसा हाइपरबोला। अगर y को टच नहीं करेगा तो हाइपरबोला कैसा बनेगा? ये x और y एक्सिस है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। अच्छा, अगर ये यहां माइनस ना आता हुआ यहां माइनस आता x के साथ तो मेरा हाइपरबोला अब x को टच नहीं करेगा, तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। बात समझ गए? x को टच नहीं करता हुआ हाइपरबोला। ये दोनों हाइपरबोला एक दूसरे के कहलाते हैं कॉन्जुगेट, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज। इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट कौन है? ये है। इनमें खास खास बातें याद कर लेते हैं। अच्छा, जो भी मैंने बातें आपको इलिप्स में बताई, सारी की सारी बातें सेम टू सेम याद रखो। इलिप्स में क्या था? इलिप्स का अगर आप इक्वेशन याद रख पाओगे तो इलिप्स में आप समझ पाओगे कि इलिप्स हमने कुछ ऐसा बनाया था। इलिप्स में कौन कौन से पॉइंट्स क्या थे? ये वाला पॉइंट बताओ, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये पॉइंट्स था a,0 और -a,0। ये था सेंटर 0,0। फिर आए फोकस -ae,0 और इस तरफ पॉजिटिव ae,0। ये वाली बात हमारी तीन बातें थी। पहले a और -a,0 और a,0 वो पॉइंट जहां पे इलिप्स हमारा क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। दूसरा पॉइंट आया हमारा फोकस -ae,0 और ae,0। तीसरा पॉइंट आया हमारा क्या? सेंटर। सेंटर इसमें भी सेम है, कोई चेंज नहीं आया उसमें। सेंटर अभी भी कितना है? ओरिजिन है, ठीक है। देखो सेम बात, -ae,0 ae,0 अभी भी है इसमें। अब डिफरेंस क्या आ गया? एक बात सोचो, ae के बारे में सोचो। इलिप्स के लिए e जो था वो लेस देन 1 था, पर हाइपरबोला के लिए जो e है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ae की वैल्यू, अगर मैं यहां बात करूं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ae की वैल्यू और a की वैल्यू आप समझ पाओगे। e जो है बेटा लेस देन 1 था, तो जब a में आप e का मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी है वो a से छोटी आ जाएगी। तो इसलिए a,0 बाद में आया, a,0 पहले आया, मतलब फोकस पहले आया और ये वाला पॉइंट बाद में आया। हाइपरबोला में क्या हो गया? जब e जो हो गया वो 1 से बड़ा हो गया। जब e जो है वो 1 से बड़ा है तो a और ae में क्या रिलेशन आ गया? अब ae बड़ा आ गया, मतलब अब ae मतलब फोकस बाहर आएगा और इसलिए इसका शेप जो है ना वो कुछ इस तरीके से देखने मिलता है। देखें, इसका फोकस ये आ गया बाहर ae,0। सिमिलरली इधर वाला नेगेटिव पार्ट -ae,0। समझ गए? ये वो पॉइंट आ गया a,0 और ये पॉइंट क्या आ जाएगा ऐसे ही -a,0। इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स आ गई ये वाली। इक्वेशन से में x बराबर a/e याद करो। उसमें क्या होता था? फोकस, फिर वो पॉइंट जहां पे एलिप्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और उसके बाहर डायरेक्ट्रिक्स। इसमें उल्टा हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, फिर वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और फिर बाहर फोकस। देखिए, पहले डायरेक्ट्रिक्स, फिर इसको मैं बोल दूं ये वर्टेक्स और फिर फोकस। सेम पार्ट जो उस तरफ है सेम इस तरफ भी है। पहले सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स, फिर वर्टेक्स और फिर फोकस। कोऑर्डिनेट सब कुछ सेम है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स अभी भी सब सेम है, क्योंकि उनकी वैल्यूज नहीं बदली, सिर्फ उनके पोजीशंस बदल गए आपस में। क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, इस पैराबोला में नेगेटिव जो था, इस हाइपरबोला में नेगेटिव जो था y के साथ था, तो y एक्सिस को ही टच नहीं किया। सेम वे में इस हाइपरबोला में नेगेटिव जो था वो x एक्सिस के साथ था, तो x को ही टच नहीं किया। समझ जाएंगे? जिसको टच नहीं करेगा, जिस भी एक्सिस को टच नहीं करेगा उसे बोला जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसमें दिस इज कॉन्जुगेट। सेम वे इसमें दिस इज कॉन्जुगेट, और जिसको टच करेगा उसे बोला जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो x² - y² में ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी कहलाएगी? ये वाली ट्रांसवर्स कहलाएगी, x एक्सिस। और इसमें ट्रांसवर्स कौन कहलाएगी? y एक्सिस ट्रांसवर्स कहलाएगी। बात समझ गए? ये दोनों ही बातें मैंने आपको फिर से यहां पे बना रखी हैं कि ये मेरे दो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब क्या? वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसकी इक्वेशन, इधर वाले की इक्वेशन क्या होगी? देखो, ये किसको टच नहीं कर रहा है? y को टच नहीं कर रहा है। तो अब मैं समझ चुका हूं कि जिस दिन y को टच नहीं करता है, अगर y को टच नहीं करता है तो इक्वेशन क्या बनती है? x² / a², y को टच नहीं कर रहा, -6 आ गया, y² / b² = 1।
और अगर x को टच नहीं करेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ गए? तो ये दोनों अपन को सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन देख के उसका डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। दोनों डायग्राम समझ में जब आ जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी इज मोर देन 1, तो ई इज ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए ई होगा वो बड़ा होगा ए से। तो पहले अगर मैं देखूं एक्सिस पे तो पहले ए आएगा, ओरिजिन देखो ये तो ओरिजिन हो गया, तो पहले ए आएगा, देखो ये पहले ए आ गया फिर ए ई आएगा। सेम वे इधर अगर मैं नेगेटिव में जाऊंगा तो पहले माइनस ए आएगा फिर माइनस का ए ई आएगा, और ये हो गई मेरी क्या डायरेक्ट्रिक्स। दोनों फोकस की अपनी अपनी एक अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स, एक माइनस ए अपॉन ई, एक पॉजिटिव ए अपॉन ई। ये मेरी कॉन्जुगेट, जिसको टच नहीं करेगा वो कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट एक्सिस इधर, इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस इधर। ये 3-4 बातें जो याद रखने की हैं, इक्वेशन, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ नहीं बदली है भाई, जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इलिप्स में पड़ी, ऊपर कौन आता है बेटा 2, उसमें याद करो, उसमें ऊपर कौन आता था, ये कब होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये कब होता था जब मेजर एक्सिस कौन सी थी 2a। ये कब होता था जब मेजर एक्सिस कौन है 2b। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला उसमें क्या था, उसमें था 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर। इसमें क्या होगा, माइनर मेजर की जगह कोई और आ गया, कौन आ गया कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स आ गई। तो ऊपर कौन होगा, ऊपर कॉन्जुगेट होगी, नीचे कौन होगा ट्रांसवर्स होगी। याद रखने का तरीका ऐसा है कि एबीसीडी के हिसाब से देखो कि ऊपर सी पहले आता है टी बाद में आता है, ऐसे मुझे याद रहता है। देखिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा जो E1 E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स। ये किसी इलिप्स की क्या दी है बेटा अपन को, इसेंट्रिसिटीज दी है। एक इलिप्स ये रहा, और अच्छा E1 इलिप्स की है और E2 इस हाइपरबोला की है। तो पहले E1 निकाल दो बेटा। E1 निकालने का तरीका 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर। बताओ इसमें माइनर अपॉन मेजर, छोटू अपॉन बड़ू, और इसमें E2 1 प्लस कॉन्जुगेट अपॉन ट्रांसवर्स। कॉन्जुगेट कौन होता था जिसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ है y के साथ है। कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का भी क्या होल स्क्वायर कर लोगे। इधर क्या है माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस। तो बस E1 E2 आ गया यहां से, ठीक है। E1 E2 जो पॉइंट है ना वो इस पे एक पॉइंट है, बहुत बढ़िया। तो E1 यहां से आ जाएगा, E2 यहां से आएगा, सेटिस्फाई कराएंगे, क्या आ जाएगा, बात खत्म। E1 आ गया, E2 आ गया, सेटिस्फाई कराया, क्या आ गया, खत्म हो गया। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज मोर देन 1, अगेन आई एम टेलिंग यू। कॉन्जुगेट हाइपरबोलास तो ये दोनों हो गए भाई, तो हम पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलास क्या होते हैं। हाइपरबोला के चैप्टर में एक नया पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है बेटा, एक ऐसा हाइपरबोला जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस और उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों ही क्या है इक्वल है, जिसमें a बराबर क्या है b है, तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए, a बराबर b, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, जब a और b बराबर है तो कट गया तो 1 + 1 √2। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। लिखा भी होगा मैंने, ये लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। ये सेम डायग्राम फिर से, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दो तरीके का हाइपरबोला हो गए, ये दोनों कॉन्जुगेट हो गए। और अगर मैं रेक्टेंगुलर की बात करूंगा तो a बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ये एक रिजल्ट है बेटा, बस याद रखने के हिसाब से। E1 E2 क्या है दोनों, E1 E2 दोनों कॉन्जुगेट हाइपरबोलास की इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। ये देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, लेट h बी द हाइपरबोला। h एक हाइपरबोला है जिसके फोकाई दिए अपन को। फोकाई कितने दिए बेटा, अच्छा फोकाई देखते ही सबसे पहले क्लिक कर जाना चाहिए। मैंने ऐसा बना दिया, हाइपरबोला है तो या तो ऐसा होगा
ऊपर वाला, मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस कौन होगा, या तो कॉन्जुगेट एक्स होगा या कॉन्जुगेट वाई होगा। इसमें आपको दिख रहा है कि जो फोकस है ना, एक है ये 1 + √2, 0 और एक है क्या 1 - √2, 0। क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि हाइपरबोला कुछ इस तरीके वाला होगा, और अगर इस तरीके वाला होगा तो कॉन्जुगेट एक्सिस कौन बनी, कॉन्जुगेट एक्सिस बनी मेरी वाई एक्सिस, ये बनी मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां हो गई, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां हो गई, ये भी हम क्लियर हो गए, ये पॉइंट भी हम क्लियर हो गए। दिस इज a, 0, दिस इज -a, 0। ठीक, दिस लाइन इज x = a/e, दिस लाइन इज x = -a/e। इतनी सारी बातें सिर्फ मेरे फोकस को देख के दिमाग में आ गई। आगे चलते हैं। इसेंट्रिसिटी इज √2। वाह, अगर ये वाली लाइन पहले पढ़ ली होती तो मैं ये डायग्राम भी नहीं बनाता। इसेंट्रिसिटी के √2 आते ही मैं क्या बोल दूंगा कि ये सब बातें बेकार हो गई। ये सब बातें क्यों बेकार हो गई, क्योंकि अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ही नहीं। ये तो कैसा हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी √2 किस में होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होती है। मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे a बराबर क्या होगा b। अच्छा, तो x² / a² - y² / b² पहले सोच रहा था मैं, पर a बराबर b के आते ही अब इक्वेशन क्या बन गई, x² - y² = a²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आगे बात करते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना अपन को आता है, क्या होती है बेटा 2b² a। देखें, अच्छा यहां से क्या काम लोगे, ये क्या है मेरे फोकस है, फोकस क्या होते हैं AE, 0। तो AE, 0 मतलब समझो a नहीं पता, e √2 है और ये है 1 + √2 के बराबर। यहां से a आ जाएगा आपके पास, देखिए ठीक, a आ जाएगा AE √2। तो a कितना हो गया 1, a के 1 होते ही b भी 1, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a1 b1, लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² a, बात खत्म। इलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म जब देखी थी तब हमने देखा था कि हमने जो इक्वेशंस लिखी थी वो sec और tan में लिखी थी। इसमें देखें, इसमें किसी भी पैरामेट्रिक का कोऑर्डिनेट हमें लेना होगा तो हम लेंगे a cos θ, b sin θ। ये तो इलिप्स के लिए बेटा। और अगर हम हाइपरबोला की बात करेंगे तो लेंगे x की जगह a sec θ, y की जगह क्या b tan θ। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट जो हमने पैराबोला में पढ़ा, सेम काम इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी, पर एक बहुत मेजर डिफरेंस। मैं चारों का बनाता हूं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक, चारों की इक्वेशन को मैंने बोला है s = 0। और एक पॉइंट को माना है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब अगर मैं मान रहा हूं S1 निकालना, अब आप लोग समझ चुके हैं। S1 का मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इनकी इक्वेशन में पुट करना। S1 अगर पॉजिटिव आया तो सर्कल क्या कहता है कि पॉइंट बाहर होगा, पैराबोला भी कहता है कि पॉइंट बाहर होगा, इलिप्स भी कहता है कि पॉइंट बाहर होगा, पर हाइपरबोला कहता है कि पॉइंट अंदर होगा। हाइपरबोला एकदम अपोजिट। अगर S1 0 आया तो सर्कल कहता है पॉइंट जो होगा वो उसके सर्कमफेरेंस पे होगा, यहां कहीं। ये है S1 = 0। ये भी कहता है कि पॉइंट मेरे सर्कमफेरेंस पे होगा, इलिप्स में भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होगा और हाइपरबोला में भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होगा। नेक्स्ट, लेस देन 0 आया, सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर और हाइपरबोला के कहां बाहर। यही वाली बात में देखो हाइपरबोला में लिखी हुई है, S1 पॉजिटिव, पॉजिटिव में अंदर, 0 में सर्कमफेरेंस पे, नेगेटिव में बाहर। ये इलिप्स, दोनों इलिप्स की जितनी भी खास बातें थी एनसीईआरटी में अपने डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वर्टेक्स, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम और फोकल डिस्टेंसेस। सेम काम हाइपरबोला के साथ, बस आपके ध्यान में रखने के लिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला पे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन।
कार्टेशियन फॉर्म में तो बिल्कुल आसान है, समझ गए आप। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स माने थे, क्या a sec b tan वो पुट कर दी। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ये हो गई। ये तीनों थी मेरी टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये हो गई, और ये तो चारों बातें हो गई किसके लिए, और इस हाइपरबोला, ये कौन सा हाइपरबोला हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिकम्स x अपन x1 प्लस y अपन y1 अपॉन 2 इक्वल टू 2, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में और ये पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। बात समझ गए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए बस हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख के जानिए कि अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी होती है, अगर पॉइंट आ गया जो भी तो हम सीधा सीधा रख देंगे। आई होप आपको ये कॉनिक सेक्शन समझ में आया होगा। कॉनिक सेक्शन का ये अपना बहुत एक क्विक रैपिड रिवीजन था, और अब हमने पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, यहां तक का सारा पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।